नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कश्मीर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब वो गृह मंत्री थे तब उन्हें श्रीनगर जाने में डर लगता था। उन्होंने वो वक्त भी याद किया जब उन्होंने श्रीनगर में लाल चौक पर भाषण दिया था और इसी वाकये को याद करते हुए उन्होंने बताया कि भले ही वो वहां भाषण देने चले गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें बहुत डर लग रहा था। ये कहना है सुशील कुमार शिंदे का। पूर्व गृह मंत्री, मनमोहन सरकार में गृह मंत्री 2012 से 2014 तक उनका कार्यकाल रहा और अब जबकि उन्होंने एक किताब लिखी है राजनीति में 5 दशक, और उस किताब के विमोचन के मौके पर उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री रहते हुए जब मैं जम्मू कश्मीर गया, मैंने लाल चौक पर भाषण दिया, उस दौरान मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था और एडवाइस भी मांगता था। तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले, तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहां भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और डल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी फटती थी वो किसको बताऊंगा। और कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद कृष्णम जी, सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री रहे मनमोहन सरकार में, और उनका यह कहना है कि बतौर गृह मंत्री जब मैं लाल चौक पर भाषण देने गया तो भीतर ही भीतर मुझे डर लग रहा था। एक प्रकार से वो बता रहे हैं कि उस वक्त क्या हालात थे और आज हालात किस तरीके से बदले हैं। सुशील कुमार शिंदे जी देश के गृह मंत्री रहे और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे जी, और बड़े एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हैं। वो जो बात कह रहे हैं उनकी बात बिल्कुल ठीक है। कश्मीर में जाने के लिए सबको डर लगता था। लाल चौक पे तो कोई जाता ही नहीं था और कश्मीर के अंदर जाने वालों को डर लगता है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उस वक्त 10-15 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, वहाँ टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो गया था और आज वही कश्मीर है। एक कश्मीर था जो कांग्रेस की हुकूमत थी, तो उसके बारे में तो तत्कालीन गृह मंत्री ने खुद अपने शब्दों में बताया। और एक कश्मीर आज का है। आज कोई भी दुनिया से कोई भी व्यक्ति बिना डरे कश्मीर जा सकता है। तो ये फर्क है नरेंद्र मोदी जी के कश्मीर में और कांग्रेस के राज वाले कश्मीर में। आज नरेंद्र आचार्य जी, खुद राहुल गांधी भी गए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसी लाल चौक पर उन्होंने भी भाषण दिया। देखिए, मैं एक बात साफ तौर से कहना चाहता हूँ, देश के बहुत से प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से देश के लिए काम किया है और फैसले लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो 3 फैसले नहीं हो सकते थे। एक, राम मंदिर नहीं बन सकता था। दूसरा, कश्मीर से धारा 370 नहीं हटाई जा सकती थी। और तीसरा, 3 तलाक को भी नहीं हटाया जा सकता था। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। कांग्रेस से अंशु अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशु अवस्थी जी, मनमोहन सिंह की सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे जी का कहना है कि वो डर रहे थे जब उन्होंने लाल चौक पर भाषण दिया था। ये माहौल था पहले जम्मू कश्मीर में। देखिए, शिंदे जी ने किस परिप्रेक्ष्य में उस बात को कहा, इसके बारे में तो वही बता सकते हैं जी। लेकिन लाल चौक का तो हमेशा हम सबने, जब भी हमारे राहुल गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या उससे पहले के जो नेता रहे हैं, वो जाते रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कश्मीर में जो आतंकवाद की समस्या उत्पन्न हुई, वो जगमोहन जब वहां पर राज्यपाल थे और भारतीय जनता पार्टी की समर्थित यहाँ केंद्र में सरकार थी, तो इस समय टेररिज्म सबसे हाई चरम पर था। तो बीजेपी स्वयं उसकी जिम्मेदार है। आज जो टेररिज्म कश्मीर में हुआ और जिसकी वजह से वहां के पंडितों को पलायन करना पड़ा, बीजेपी के लोग तो हमेशा झूठ बोलते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से पूछिए, हमारे वो सम्मानित है, पूजनीय, आदरणीय। क्या पंडितों का जब पलायन हुआ तो जगमोहन वहां पर राज्यपाल थे कि नहीं थे? केंद्र में बीजेपी की सरकार थी कि नहीं? उनके समर्थन से सरकार चल रही थी। अंशु जी, शिंदे जी सच बोल रहे हैं झूठ?
नहीं, मैंने क्या कहा, शिंदे जी किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं इसके बारे में तो विस्तार से वही बता सकते हैं। लेकिन ये सच है, जब आतंकवाद चरम पर था तो किसी को भी डर लगता था। प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? शायद वे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में क्या बदलाव आया है। आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गए थे ना, उसी लाल चौक पर उन्होंने भाषण दिया था ना, और वो बता रहे हैं कि गृहमंत्री रहते हुए मुझे डर लग रहा था। मैं माफी के साथ आप दोनों का ही धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि 90% ओबीसी, दलित, आदिवासी पर कोई ध्यान नहीं, वो मुख्य धारा में है नहीं। ये एक समस्या है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जाति जनगणना एक आसान तरीका है। When we talk about businesses, when we talk about the media, the elephant in the room is that 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game, right? And that's really the elephant in the room. So the caste census is a simple exercise. And actually, it's more than the caste census. Caste census is one of 3 ideas. It's a simple exercise to say, okay, we've been, we got independence 1947. We've been going for a while now. Let's see how have the lower castes, backward castes, Dalits, how have they integrated into this system? इसके अलावा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में राहुल गांधी जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग पर भी कई सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि चुनावी कार्यक्रम ऐसे बनाए गए जिससे नरेंद्र मोदी को चुनावी कैंपेन में सहूलियत मिल सके। The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी जब तेलंगाना में चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग सही हो जाता है और जब लोकसभा चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होता है। ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। और इस बीच मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जाति जनगणना कराई। कांग्रेस अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें। खबर लखनऊ से। सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि अच्छा न करने वालों को बुरा ही लगेगा। सीएम योगी ने कहा कि जब एसपी की सरकार थी तब क्या करते थे, भर्ती की प्रक्रिया को कोर्ट को रोकना पड़ा था। सीएम योगी ने कहा कि एसपी की नीयत अच्छी नहीं थी। सीएम योगी ने यह भी कहा कि अपराधी कभी नहीं कहता मैं दोषी हूं, कि यही लोग हैं, गलती करेंगे लेकिन स्वीकार नहीं, इसीलिए जनता बार बार ठोकर मार रही। नियुक्ति नहीं मिल पाती थी, नियुक्ति बैकडोर से होती थी, सूची जारी होती थी, अलग अलग लोगों के परिवार के अलग अलग लोगों की सूची अलग जाती थी और फिर उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता था, बाकी लोग देखते रह जाते थे। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने कभी अच्छा किया ही नहीं, तो जब अच्छा होगा तो उनको बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं और इसलिए दुष्प्रचार का भी सहारा लेते हैं, दुष्प्रचार का भी सहारा लेते हैं। तमाम दुष्प्रचार करेंगे,
तमाम प्रकार के अलग अलग प्रलाप करेंगे। उनसे ही पूछा जाना चाहिए जब उनकी सरकारें थी तब क्या कर रहे थे, क्यों नहीं भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो पा रही थी, और क्यों बार बार न्यायपालिका को इन भर्ती की प्रक्रियाओं को रोकना पड़ा था। ये 2017 के पहले क्यों नहीं मिल पाई? कारण था 2017 के पहले न सरकार की भर्ती की कोई नीति थी, न नीयत अच्छी थी, भ्रष्टाचार और अनावश्यक रूप से घूसखोरी उनकी पहचान बन चुकी थी। आज उससे प्रदेश को मुक्त किया गया है, सख्ती से ऐसे तत्वों के खिलाफ लगाम कसी गई है, तो स्वाभाविक रूप से जब गिरोह का कोई व्यक्ति परेशान होगा तो गिरोह के सरगना को तो परेशान होना स्वाभाविक है, और वो परेशान होंगे तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे। भाई आप, हमने देखा बड़े बड़े डकैत और अपराधी जब पकड़े जाते हैं वो कभी नहीं कहता साहब मैं इसमें दोषी हूं, वो अभी अंतिम दम तक, जब तक उसको प्रमाण नहीं दिखा दिया जाता है कि देखो भाई तुमने ये कृत्य किया, वो कहता साहब मैंने नहीं किया है, फिर उसको फुटेज दिखाए जाते हैं, अरे देखो ये सब क्या है, कहता हाँ साहब गलती हो गई। तो यही कहते हैं, ये वही लोग हैं जो गलती करते हैं स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इनको इनके फुटेज दिखाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं, और फिर इनको एहसास कराना पड़ता है तुमने गलती की है और इसलिए प्रदेश की जनता बार बार तुम्हें ठुकरा रही है।